दोस्तों नमस्कार। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। अभी आज का जो हमारा होम्योपैथिक विषय है वो है मेरुदंड या रीढ़ मैंने लंबर बोन किशोर का स्तंभ। किशोर का स्तंभ जिसे रीढ़ की हड्डी या रीढ़ के रूप में भी जाना जाता है में किशोरका का एक क्रम होता है। हड्डियों की एक श्रृंखला है जो इंटर वर्टिब्रल डिस्क द्वारा अलग और एकजुट होती हैं। किशोरका और इंटरवर्टिब्रल डिस्क मिलकर किशोरका स्तंभ बनाते हैं, यानी कि लंबर बोन बनाते हैं। किशोरका स्तंभ का प्रमुख कार्य रीढ़ की हड्डी की सुरक्षा करना और जो मस्तिष्क के आधार से रीढ़ की हड्डी के अंत तक किशोरका में खुले स्थानों से होकर गुजरती है। किशोरका स्तंभ किशोरका हड्डियों की एक लचीली श्रृंखला है जो सिर, गर्दन और शरीर को सहारा देने के लिए एक दूसरे से जुड़ी होती है, उनकी गतिविधियों की अनुमति देती है। किशोरका स्तंभ में आमतौर पर 33 किशोरका होते हैं। 7 ग्रीवा किशोरका, 12 वक्ष किशोरका, 5 कटी किशोरका, 5 त्रिक किशोरका व आनुवांशिक किशोरका। ग्रीवा रीढ़ C1 से C7 तक 7 किशोरका होते हैं। ये किशोरका खोपड़ी के नीचे से शुरू होती है और वक्षीय रीढ़ तक फैलते हैं। खोपड़ी के निकट ग्रीवा किशोरका C1 और सबसे छोटी किशोरका ग्रीवा किशोरका है। जैसे जैसे C7 तक नीचे जाता है बड़े आकार में आ जाता है। इसी प्रकार सभी किशोरका वक्षीय किशोरका से छोटे होते हैं। ग्रीवा किशोरका C3, C4, C5, C6, C7 को विशिष्ट किशोरका के रूप में जाना जाता है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी में अधिकांश किशोरकाएँ की मूल विशेषताएं समान होती हैं। दोनों किशोरकाओं के बीच में एक नरम पैड जैसी संरचना होती है जिसे इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहा जाता है, जो शॉक अवशोषक के रूप में कार्य करती है, जैसे कि जब कोई व्यक्ति चलता है, दौड़ता है या कूदता है। रीढ़ की हड्डी तंत्रिका ऊतक का एक लंबा पतला ट्यूबुलर बंडल है जो मस्तिष्क के आधार से रीढ़ की हड्डी के अंत तक सुरक्षात्मक रीढ़ की हड्डी की नहर के भीतर लगभग 18 इंच लंबा होता है। रीढ़ की हड्डी मस्तिष्क और शरीर के बाकी हिस्सों के बीच में संदेश को प्रसारित करती है एवं इसका संचरण मार्ग के रूप में कार्य करती है। रीढ़ की हड्डी से 31 जोड़े रीढ़ की हड्डी की नसें बाहर निकलती हैं और उनका नामकरण उस स्थान के आधार पर किया जाता है जहाँ से उभरती हैं और रीढ़ की हड्डी के किशोरकाओं में हड्डी से गुजरती है। सर्वाइकल स्पाइनल तंत्रिका के 8 जोड़े सर्वाइकल स्पाइन गर्दन भाग से निकलते हैं और वे स्पाइनल नसें संबंधित किशोरकाओं में निर्दिष्ट छिद्रों के माध्यम से रीढ़ की हड्डी से निकलती है। यदि वह रीढ़ की हड्डी किसी भी तरह से संकुचित हो जाती है या इंटरवर्टिब्रल डिस्क के छूने से या गुजरने वाले छेद के संकीर्ण होने से उस हिस्से में दर्द होता है तो उसे आपूर्ति करता है। यहाँ गर्दन के दर्द और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के लिए आमतौर पर होम्योपैथी में वैसे तो बहुत सारी दवाइयाँ हैं, लेकिन हम सिर्फ 6 दवाइयों के बारे में हम विवरण देंगे। जैसे कि रस्टक्स। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के लिए रस्टक्स सबसे अधिक इस्तेमाल करने वाली औषधि मानी जाती है। जिन सामान्य लक्षणों पर इसे निर्धारित किया जाता है वे दर्द और अंग की कठोरता। दर्द आमतौर पर पहली हरकत, लेटने की मुद्रा में ठंडे नम वातावरण से बढ़ जाता है और किसी भी गर्म लेप से राहत मिलती है।
अन्य लक्षण भुजाओं में सुन्नता या झुनझुनी महसूस होता है। आमतौर पर नम ठंडे मौसम में दर्द अधिक बढ़ जाता है। हाथ को आराम की स्थिति में रखने से व्यक्ति को अधिक दर्द महसूस होता है, लेकिन हिलने डुलने में दिक्कत नहीं होती। यदि ये लक्षण है तो रसक औषधि बहुत ही मदद करेगी। आप रसक औषधि की लोअर पोटेंसी 30, 12 या 6 की पोटेंसी आप दिन में 4 बार ले सकते हैं। सिमिसुफुगा या एक्सिया रेसिमोसा आमतौर पर तब निर्धारित की जाती है जब अंगुलियों के अधिक प्रयोग से गर्दन के हिस्से में दर्द होता है, जैसे कि जो लोग अजीब मुद्रा में कंप्यूटर कीपैड पर लंबे समय तक टाइप करते हैं, जो लंबे समय तक पियानो बोर्ड बजाते हैं, जो घंटों सिलाई या बुनाई का कार्य करते हैं। जब रोगी आगे की ओर झुकता है या सिर झुकाता है तो गर्दन के भाग में अधिक दर्द होती है। कंधे के हिस्से में दर्द और जकड़न अधिक महसूस होती है। ऐसे में सिमिसुफुगा औषधि को भी 30, 12 या 6 पोटेंसी में दिन में कम से कम 3 से 4 बार लें। इसके अलावा दर्द रेनिकुलस बल्बोसस दर्द के ऊपर महसूस होता है। दर्द गर्दन के ऊपर में महसूस होता है, कभी नीचे छाती के हिस्से में भी फैल जाता है। सुबह के समय में अधिक होता है और किसी भी प्रकार की हलचल से दर्द बढ़ जाता है। सिर हिलाने से भी दर्द बढ़ जाता है, यहाँ तक कि गहरी सांस लेने से भी दर्द बढ़ जाता है। दर्द बाहों के सुन्न होने की अनुभूति से जुड़ा होता है। सिमिसुफुगा की तरह दर्द भी लैपटॉप, कीबोर्ड, आईपैड या मोबाइल पर लंबे अरसे समय तक लिखने के बाद उत्पन्न होता है। अगली जो दवा है वो है हमारी कालमिया। ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के लिए सबसे महत्वपूर्ण दवा है। जब दर्द उस हिस्से के सुन्न होने के साथ साथ जुड़ा होता है, यहाँ दर्द गर्दन के हिस्से से शुरू होता है और नीचे की ओर बाह और उंगलियों तक फैल जाता है। दर्द कपकपी तरीके से आता है, न कि रसक्स में पाए जाने वाले सुस्त लगातार दर्द की तरह। कालमिया में एक और महत्वपूर्ण लक्षण पाया जाता है, चक्कर आना या नीचे को देखते समय ही चक्कर आ जाता है। कोलोसिंथ एक बहुत ही अच्छी दवा है। गर्भाशय, गिरवा या गर्दन के हिस्से में दर्द होता है और उस क्षेत्र पर दबाव या मालिश से बहुत कम हो जाता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस से निर्धारित करने के लिए कोलोसिंथ का विशिष्ट लक्षण यह है कि कुछ भावनात्मक गड़बड़ी के बाद दर्द उत्पन्न होता है, जैसे गुस्सा आना या नाराज होना जिसका उसकी भावना पर प्रभाव पड़ता है, या क्रोध का दमन होता है। इन सब केसों में कोलोसिंथ औषधि बहुत ही उपयोगी है। इससे भी आप 30, 12 या 6 की पोटेंसी ले सकते हैं। अगर आपके पास में समय नहीं है और आप दवा लेने के में समय नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप 200 की पोटेंसी सुबह और रात में लें। कैलकेरिया फॉस वह उपाय है जो आमतौर पर निर्धारित किया जाता है जब ऑस्टियोआर्थराइटिस परिवर्तन के कारण केशुलका भाग पर ऑस्टियोफाइट्स की वृद्धि होती है। नम आर्द्र मौसम में दर्द अधिक बढ़ जाता है। कैलकेरिया फॉस के साथ साथ कैलकेरिया ओटा भी ग्रीवा के शिकाओं की हड्डियों में परिवर्तन में सहायक होता है। आशा है ये क्लिप आपको पसंद आएगा और आप पर लंबर बोन और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की जानकारी हासिल कर सकते हैं। ये होम्योपैथी में ही कारगर लाभ मिलता है और अन्य किसी पैथी में इससे लाभ नहीं मिलता। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, नमस्कार।
लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हनीमैन।